दिलीप उस जगह को देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, इस ब्लूप्रिंट में इस कमरे में लाल मार्क क्यों है? ग्रेवयार्ड कोठी पर यह कौन सा कमरा है जहां पर मैं आज तक नहीं गया? उस ब्लूप्रिंट को देखकर दिलीप की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ग्रेवयार्ड कोठी में सच में ऐसा कमरा था जिसके अंदर वो आज तक नहीं गया था। दिलीप उस कागज को देखते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, ये कमरा कहां पर है ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर? और इस अघोरी ने इस पर ये लाल निशान क्यों बनाया है? आखिर ऐसा क्या है इस कमरे के अंदर? दिलीप सोचने लग जाता है कि उस कमरे के अंदर क्या हो सकता है कि अघोरी ने उस ब्लूप्रिंट को इतने संभाल कर और इस तरह से छुपा कर रखा था। दिलीप उस बारे में सोच ही रहा था कि तभी वो बीती बातों को याद करते हुए कहता है, पिछली बार जब मुझे उस संदूक के अंदर वो नक्शा मिला था तो उसी की बदौलत मेरे हाथ अनंत संदूक लगा था। उसी की मेहरबानी है कि आज मैं इतना अमीर हो पाया हूँ कि किसी भी गांव को खड़े खड़े खरीद सकता हूँ। मेरे पास इतना पैसा है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। अगर उस नक्शे वाली जगह में अघोरी ने अनंत संदूक रखा था तो हो ना हो ये जो जगह है ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर, यहाँ पर भी जरूर कुछ न कुछ होगा। हो सकता है कि मेरे हाथ कुछ ऐसी चीज लग जाए जिससे विराट मेरा वंश आगे बढ़ा सके, वरना मेरा वंश तो यहीं पर खत्म हो जाएगा और मैं इस तरह अपनी आंखों के सामने अपने वंश को खत्म नहीं होने दे सकता हूँ। तुझे कुछ करना होगा दिलीप। दिलीप ग्रेवयार्ड कोठी के ब्लूप्रिंट को देखकर खुद से यही सब बड़बड़ाते जा रहा था। दिलीप उस ब्लूप्रिंट को और गौर से देखते हुए कहता है, पर एक बात समझ नहीं आ रही, ये कमरा ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर है कहाँ पर? और कभी मेरी इस कमरे पर नजर क्यों नहीं पड़ी? जाना होगा मुझे, यहाँ पर जाना ही होगा। अचानक से दिलीप खुद से घबराते हुए कहता है, पर यह कमरा तो ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर है और ग्रेवयार्ड कोठी में तो वो रहती है। मैं वहां पर कैसे जा सकता हूँ? उसने मुझे कुछ कर दिया तो? दिलीप घबरा गया था। उसके चेहरे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें आने लग गई थी। दिलीप कुछ सोचते हुए हिम्मत के साथ खुद को उत्साहित करते हुए कहता है, दिलीप तुझे जाना तो होगा वहां पर, चाहे कुछ भी हो देखना होगा कि आखिर ये कमरा है कहाँ पर और इसके अंदर है क्या। इस कमरे के अंदर जरूर कुछ ना कुछ खास चीज है, तभी उस अघोरी ने यहाँ पर ये लाल निशान लगाया है। मैं कल ही बल्लू के साथ ग्रेवयार्ड कोठी जाऊंगा इस कमरे के अंदर का राज जानने के लिए। यही सब सोचते हुए दिलीप अपनी अतीत की यादों में से बाहर आ जाता है, जो इस वक्त बल्लू के साथ ग्रेवयार्ड कोठी के हॉल के अंदर एकदम बीचों बीच खड़ा हुआ था। बल्लू अभी भी डरा हुआ था और डर के साथ दिलीप से ग्रेवयार्ड कोठी के ब्लूप्रिंट के बारे में ही पूछ रहा था, पर दिलीप बल्लू को कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। खामोशी के साथ ग्रेवयार्ड कोठी के ब्लूप्रिंट को देख रहा था। बल्लू डरते हुए कहता है, मालिक हम यहाँ पर क्यों आए हैं? मालिक क्यों आए हैं? दिलीप गुस्से के साथ बल्लू पर चिढ़ते हुए कहता है, तू अपना मुंह 2 मिनट बंद रखेगा? मुझे दिमाग लगाने देगा? खुद के पास तो दिमाग है नहीं, मुझे भी मेरा दिमाग नहीं लगाने दे रहा। बार बार परेशान कर रहा है, कुछ सोचने ही नहीं दे रहा है। दिलीप के मुंह से ये बात सुनते ही बल्लू एकदम खामोश हो जाता है, कुछ नहीं कहता है। दिलीप एक नजर उस नक्शे पर मारता है और दूसरी नजर अपनी गर्दन घुमाते हुए ग्रेवयार्ड कोठी को चारों तरफ से देखते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, कहाँ हो सकती है? उस जगह को तो यहीं कहीं होना चाहिए। नक्शे में तो यही जगह दिख रही है, पर वो मुझे क्यों नहीं दिख रही? हाँ ये रही। दिलीप ब्लूप्रिंट लेकर पूरे हॉल में चक्कर लगाने लग जाता है और उस कमरे को ढूंढने लग जाता है। जब उसे वो कमरा हॉल में नहीं दिखता तो वो एक जगह खड़े होकर ऊपर वाले कमरों में नजरें घुमाने लगता है। दिलीप सीढ़ियों के ऊपर की तरफ लाकर अपनी नजरों को वहीं पर रोकते हुए कहता है, हाँ यहीं पर होना चाहिए, इसी जगह, वो कमरा यहीं पर होगा। इतना कहकर दिलीप अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। दिलीप को अपने कदम आगे बढ़ाते हुए देख बल्लू घबराते हुए कहता है, आप वहां ऊपर क्यों जा रहे हैं मालिक? मुझे तो लगता है हमें वापस चले जाना चाहिए। भूलिए मत, कल पूर्णिमा है, वो यक्षिणी यहीं कहीं होगी। कहीं वो पूर्णिमा की जगह आज ही हमें अपना शिकार न बना ले। आप जानते हैं ना उसके अंदर कितनी हवस भरी हुई है, वो किस तरह मर्दों को अपना शिकार बनाती है। दिलीप अपने कदम आगे बढ़ाते हुए खुद से कहता है, तू अपना मुंह बंद रखेगा? खुद तो कुछ करता नहीं है, मैं कर रहा हूं तो टोक रहा है। आने दो उस यक्षिणी को, देख लूंगा मैं उसे। मैं नहीं डरता किसी यक्षिणी से, समझा तू डरपोक है पर मैं नहीं। दिलीप अपने कदम आगे बढ़ाते जाता है, बिल्कुल भी नहीं रुकता है। उसके मन में जरा सा भी डर नहीं था।
दिलीप के साथ ही बल्लू को भी न चाहते हुए उसके साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा था। दिलीप उस ब्लूप्रिंट को देखते हुए ही एक कमरे के सामने आकर रुक जाता है। जैसे ही दिलीप रुकता है, बल्लू भी उसके पीछे रुक जाता है। दिलीप और बल्लू जिस कमरे के सामने आकर रुके हुए थे, उस कमरे का दरवाजा टिका हुआ था। उस कमरे को देखकर दिलीप कुछ देर के लिए सकते में आ गया था। एकदम शांत हो गया था, जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। अगले ही पल दिलीप खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, ये तो वही कमरा है जिसके अंदर बचपन में वो पागल अनुराग रहा करता था। पर इस कमरे के अंदर ये वाला कमरा कहाँ पर है? इस कमरे के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है जैसा इस ब्लूप्रिंट के अंदर दिख रहा है। दिलीप और बल्लू कहीं और नहीं बल्कि रूम नंबर 666 के सामने आकर रुके हुए थे। वही कमरा जिसके अंदर बचपन में अनुराग रहा करता था। यहीं पर यक्षिणी बचपन में अनुराग से मिलने के लिए अक्सर आया करती थी। दिलीप और बल्लू उस कमरे को एकटक नजर से देख ही रहे थे कि तभी उन्हें एक औरत की एकदम मध्यम धीमी धीमी आवाज सुनाई देने लग जाती है। उन दोनों को एक औरत के गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। कैसे कहूँ तुझसे तेरे विरह में मर रही हूँ मैं, तेरे आने की घड़ी का इंतजार कर रही हूँ मैं। जैसे ही बल्लू ये आवाज सुनता है, उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बौखलाहट के साथ हकलाते हुए कहता है, मालिक सुना आपने? मैं कह रहा था ना आपसे, वो यक्षिणी यहीं पर रहती है और वो यहीं पर है, पर आप ही नहीं मान रहे थे। हमें यहाँ से चलना चाहिए मालिक, चलिए चलते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है। इससे पहले कि वो यक्षिणी हमें अपना शिकार बनाए, हम भाग चलते हैं यहाँ से। दिलीप बल्लू के सवालों का कुछ जवाब नहीं देता है। उस औरत के गाना गाने की आवाज को गौर से सुनते रहता है, जो अभी भी सुनाई दे रही थी। दिलीप उस आवाज को सुनते ही मोहित हो गया था। उसके मन में न जाने क्या आता है। अगले ही पल वो दरवाजे को धक्का दे देता है और दरवाजा करकराते हुए खुल जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, दिलीप और बल्लू दोनों की सांसें थम सी जाती है। उन दोनों को ऐसा लगने लग जाता है जैसे वो दोनों अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हो। वो दोनों देखते हैं कि कमरे के अंदर खिड़की की पायरी पर एक औरत बैठी हुई थी, जिसका मुंह दूसरी तरफ था, जिस कारण उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उस औरत के बाल खुले हुए थे, जो उसकी कमर के नीचे के हिस्से तक आ रहे थे। उस औरत के आसपास कई सारे जुगनू मंडरा रहे थे। उसी की जगमगाती हुई पीली रोशनी कमरे के अंदर फैली हुई थी, जिस कारण कमरे के अंदर ज्यादा अंधेरा नहीं हो रहा था। कुछ कुछ चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही थी। ग्रेवयार्ड कोठी में यही एक कमरा था जहां पर जुगनुओं की वजह से रोशनी हो रही थी। उस औरत के बदन से चमेली के फूलों की महक आ रही थी, जो पूरे कमरे के अंदर फैली हुई थी। उस स्त्री को पीछे से देखकर ही साफ समझ आ रहा था कि वो कोई आम स्त्री नहीं थी। उस औरत के बगल में ही एक सेब रखा हुआ था, जिसे आधा दांतों से काटा गया था। बल्लू और दिलीप दोनों ही एकटक नजर से उसी को देख रहे थे। एक पल के लिए तो बल्लू भी अपनी सूझबूझ खो बैठा था। उसका दिमाग ही नहीं चल रहा था, वो इतना ज्यादा डर गया था। खिड़की के पास बैठी औरत अपने हाथों से अपने बालों को आगे करते हुए बड़े प्यार से गाते हुए कहती है, श्रृंगार करके बैठी हूँ तेरे आने की आस में, मैं यक्षिणी तेरे प्यार की प्यास में, मैं यक्षिणी तेरे प्यार की प्यास में। जैसे ही बल्लू उस औरत के मुंह से आवाज सुनता है, उसका शक पूरी तरह कंफर्म हो जाता है कि उसके सामने जो मादक कमर वाली औरत बैठी हुई थी, वो कोई और नहीं बल्कि यक्षिणी ही थी। बल्लू डरते हुए बौखलाहट के साथ दिलीप से कहता है, चलिए मालिक, चलिए यहाँ से भागिए। दिलीप अभी भी कुछ नहीं कहता है। वो अभी भी यक्षिणी को ही एकटक नजर से देखते रहता है। उसकी आवाज सुनकर वो इतना ज्यादा मोहित हो गया था कि उसका मन यक्षिणी का चेहरा देखने का करने लग गया था। वो देखना चाहता था कि यक्षिणी कितनी सुंदर थी। आखिर क्या था उसके रूप में ऐसा कि हर मर्द अपना सब कुछ भूलकर उसका हो जाता था।
यक्षिणी खिड़की के बाहर आसमान को देखते हुए ही खुद से कहती है, तुम कब आओगे? आ जाओ अब तो। क्या अब तक मुझसे नाराज हो? आ जाओ, लौट आओ अपनी यक्षिणी के पास। तुम्हारी यक्षिणी तुम्हारा इंतजार कर रही है। जैसे ही यक्षिणी ये बात बोलती है, उसके बगल में खिड़की की पायरी पर ही जो सेब रखा हुआ था वो काला पड़ने लग जाता है। जैसे ही वो सेब काला पड़ता है, बल्लू तुरंत दिलीप का हाथ पकड़ता है और उसे झटका देते हुए कहता है, चलिए मालिक, जल्दी चलिए यहाँ से, वरना हम मारे जाएंगे। यक्षिणी धीरे धीरे अपनी गर्दन पीछे मोड़ने लग जाती है। जब बल्लू दिलीप को छूता है, तब जाकर दिलीप पर से यक्षिणी की आवाज का सम्मोहन टूट पाता है और वो अपने होश में आ जाता है। पर हड़बड़ाहट के कारण उसके हाथ में जो ब्लूप्रिंट था वो वहीं पर गिर जाता है और दिलीप का उस पर ध्यान नहीं जाता है। वो भी भागने लग जाता है। दिलीप और बल्लू जैसे ही वहां से भागते हैं, रूम नंबर 666 का दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है। दिलीप और बल्लू अपनी पूरी जान लगाकर भागते हैं। भागते भागते ही बल्लू के हाथ से भी लालटेन गिर जाता है, पर वो उस पर भी ध्यान नहीं देता है, बस भागते रहता है। क्योंकि उन दोनों को पता था यदि आज वो एक पल के लिए भी रुक गए तो उनकी मौत निश्चित है। इसलिए वो दोनों भागते रहते हैं, बस भागते रहते हैं। दिलीप और बल्लू तब तक भागते रहते हैं जब तक वो ग्रेवयार्ड कोठी के बहुत दूर किसी सुरक्षित जगह पर आकर नहीं रुक जाते हैं। जब दोनों काला झाड़ी जंगल पार कर रहे थे, तब दिलीप का पैर फिसल गया और वो धड़ाम से गिर गया। बल्लू दिलीप को उठाते हुए कहता है, उठिए मालिक, आप ठीक है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? दिलीप झट से खड़ा होता है और कहता है, चोट को छोड़ और भाग जल्दी। इतना कहकर दिलीप और बल्लू फिर से भागने लगते हैं। जंगल पार कर जब वो दोनों बंगला मुड़ा घाट पर पहुंचे तो देखा नदी का पानी जो पहले शांत था अचानक से बढ़ गया है और उसकी धारा भी तेज हो गई है। पर दोनों ही इस बात की परवाह नहीं करते हैं और नदी पार करने लग जाते हैं। नदी पार वो दोनों रोंका मुचा घाट पर एक सुरक्षित जगह पर रुककर हाँफने लग जाते हैं, चैन की सांस लेने लग जाते हैं। बल्लू हाँफते हुए कहता है, मैंने कहा था ना मालिक, वहां पर मत जाइए, वहां पर यक्षिणी रहती है। पर आप ही नहीं माने। अब तो आपने उसे देख लिया ना अपनी आंखों से। अब तो आप मेरी बात मानते हैं ना कि वो यक्षिणी वहीं ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर ही रहती है। दिलीप बल्लू की बातों पर कुछ ध्यान नहीं देता है और कुछ और बड़ी चतुराई के साथ सोचते हुए कहता है, मैं देखने तो कुछ और गया था बल्लू, पर अच्छा हुआ मुझे वो यक्षिणी दिख गई। अब उसकी खैर नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। बल्लू कांपते हुए कहता है, आप क्या करने वाले हैं मालिक? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।